स्टूडेंट्स, हमारे सामने प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है उसका ये जो पोर्शन है कंपेंडियम कहते हैं इसको। ज़्यादातर बच्चे पीडी मैगजीन को फॉलो करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर कि करंट अफेयर के आजकल क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो पढ़ते हैं मैगजीन को। पर आप जानते हैं कि जो स्टैटिक पोर्शन है किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, तो उसका स्टैटिक पोर्शन आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं। पॉइंट ये है कि उस पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, जब हम किसी बुक से पढ़ रहे होते हैं आइडिया नहीं मिलता है। तो इस पीडी मैगजीन के कंपेंडियम वाले सेक्शन के अंदर देखिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हर मंथ की मैगजीन के अंदर ये पोर्शन आता है। अब देखिए, इसमें सिर्फ 8 और 9 ही बातें कही हुई हैं। इट मीन्स अगर आप पिछले 12 महीने की मैगजीन पकड़ लें तो लमसम 70 से 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशन जो इश्यूज हैं वो आपको यहां मिलेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इनको डीपली थोड़ा रिसर्च कर लें तो 50% ऑफ योर प्रिपरेशन इज फिनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो फाइनेंस कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपकी ड्यूटी क्या है? सिर्फ ही रटाना मार जाए आपको रिसर्च करनी कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनेंस कमीशन के बारे में कहता है, फाइनेंस कमीशन कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती हैं वो क्या एडवाइजरी है या कंपल्सरी होती हैं फॉर द कैबिनेट टू इंप्लीमेंट, और इसके साथ साथ में जो करंट फाइनेंस कमीशन है वो कौन है, अब तक कितने फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, और फेडरलिज्म के अंदर फाइनेंस कमीशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इस तरीके से रिसर्च करोगे हर लाइन के ऊपर, मेरा विश्वास है कि 50% ऑफ योर प्रिपरेशन इज कंप्लीटली फिनिश्ड। तो आपने जो भी बुक पकड़ी, आप उस बुक को पकड़िए, पढ़िए उसको ढंग से, मगर पीडी मैगजीन के ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं इनको आप सीरियसली रिसर्च करिए। देखिए, हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई ज़्यादा रिसर्च है नहीं। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इंडिया में, उनकी एज मैक्सिमम कितनी होती है? तो 62 ईयर्स होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के जज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए भी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जज को, ये 2 सीरियस क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आपकी ड्यूटी है कि जो मैं बातें कह रहा हूं वो आप रिसर्च करें फाइनेंस कमीशन के बारे में और इनके बारे में। जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये 2 या 3 डेज के बाद रिपोर्ट मांगूंगा, पर जो नहीं है वो भी ऐसा करें। द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज नॉट एप्लीकेबल टू। जॉइंट जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट की वो करवाई जाती है किस पर्पस के लिए? जब कोई रोड ब्लॉक क्रिएट होता है पार्लियामेंट में, फॉर एग्जांपल लोकसभा में रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है और राज्यसभा में अपर हाउस के अंदर सपोज नहीं है मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी के, तो क्लैशेस डेवलप होती हैं। ऑपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमेशा रहे। तो इस कारण कई इंपॉर्टेंट बिल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करना चाहती है, बच्चों की उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। वो नहीं जान पा रहे हैं कि ऑपोजिशन जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं वो किस बात पे डिससेटिस्फाइड है, किस बात पे उनको प्रॉब्लम्स बिल में नजर आ रही है। तो उसका समाधान, रेजोल्यूशन निकालने के लिए या सोल्यूशन निकालने के लिए जॉइंट सिटिंग करवाई जाती है ताकि दोनों हाउसेस के एमपीज आपस में इंटरेक्ट करें, कॉमनली कोई एक डिबेट हो, डिस्कशन हो और जो कमियां हैं दूर की जाए और बिल को पास करवाया जाए। तो किस किस तरह के बिल्स के लिए जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है या उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है? फॉर एग्जांपल मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। तो आपको यह करना चाहिए अब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है कौन से आर्टिकल के तहत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल्स हैं उनको पास करने के लिए किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है, मनी बिल्स क्या है, कौन सा बिल मनी बिल कहलाएगा, मनी बिल बनने के लिए क्या प्रोविजंस होनी चाहिए,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको रिसर्च करनी है। मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट एग्जाम निकालते हैं उनकी फितरत यही होती है कि कोई एक लाइन पढ़ी, उसमें 3-4 कीवर्ड्स पकड़ लिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें मनी बिल एक कीवर्ड है, रिसर्च करो, 15 लाइन्स के ऊपर डिस्क्राइब करो इसको कि वो एक पूरा पेज बन जाए। व्हाट इज मनी बिल? और अब तक के जो क्वेश्चंस आते रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एचएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब तक इंटरनेट पे जाओ और मनी बिल के ऊपर कुछ 30-35 क्वेश्चन क्या पूछे गए, उनको पेन कॉपी लेके लिखो एंड देन रिवीजन करो कि आपने जो 15 लाइंस लिखी और ये 30 जो क्वेश्चंस आए, क्या इनका कुछ मैच आपस में है? अब कुछ लकूनेज रह गए, कमियां रह गई हैं, आप आंसर नहीं कर पा रहे उन क्वेश्चंस का, तो आप और रिसर्च करो। मेरा ये मानना है कि आप इस तरीके से इस मैगजीन के स्टैटिक पोर्शन कंपेंडियम को कवर करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज फुल फ्लेज स्टेट विद अ स्टेट असेंबली थ्रू गोवा। आप जानते हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का वो पार्ट बना। पुडुचेरी के पास जो गोवा एक यूनियन टेरिटरी क्रिएट की जाती है। इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके तमाम तरह की ईस्ट इंडिया कंपनीज के अंडर था। गोवा की हम बात करें तो जो पोर्टुगीज है, जो पुर्तगाली कल्चर है गोवा का, रीजन बहुत साफ है कि पुर्तगाली ने उसको एक लंबे समय तक अपने अंडर रखा, जैसे ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को ज़्यादातर। तो आज़ादी इसको लेटर ऑन मिलती है एंड देन गोवा को यूनियन टेरिटरी से स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? देखिए 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। जब भी इंडिया कि किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाना है या किसी भी एक ऐसे टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाना है या किसी भी इंडिया के पार्ट को किसी और देश को दे देना है, इस तरह के टेरिटोरियल जो एक्सचेंज होते हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ती है, विच मीन्स पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। किसी भी गवर्नमेंट के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं कि कोई भी लैंड वो आपस में एक्सचेंज कर लें बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। तो ये बात यहां से, तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसी बारे में है, तो आप उसको डीपली स्टडी कीजिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन है, हमने अभी देखा। राष्ट्रपति का जो ओहदा है ज्यादातर केसेस में बड़ा सभ्य है। आप देखेंगे बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन को, बहुत ही मैनरफुल पर्सन को, बहुत ही जिसकी इमेज एक बहुत ही नेक व्यक्ति की है, जिसमें कोई लांछन नहीं लगाओ, इस तरह के पर्सन को बनाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर कई बार हो सकता है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया, बनने के बाद उनके कैरेक्टर पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनकी पर्सनैलिटी पे किसी तरह का लांछन लगता है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है या कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना की है, ये यूँ कह लीजिए कि उनके ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल जो है वो मेस क्रिएट हुआ है, या उन्होंने कोई फाइनेंशियल चोरी की है, या उनकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। कुछ इन स्थितियों के अंदर राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है एंड आर्टिकल 61 क्लियरली स्पीक्स अबाउट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट बेशक एक इलेक्शन के द्वारा किए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाता है, पर उनको निकालने का तरीका है पार्लियामेंट के द्वारा, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61। तो अगर आप डीपली हर एक टॉपिक को यूं लेके जाओगे, आई थिंक इससे आपके दिमाग में काफी क्लैरिटी बनेगी स्टैटिक पोर्शन के ऊपर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट सेशन मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, उसके फर्स्ट जो मीटिंग थी उसके चेयरमैन कौन थे? द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ
अब देखिए, 3 ideals which were inspired from the French Revolution in the Indian Constitution. भारत के संविधान में कुछ 3 ऐसे आइडियल्स जो इंस्पायर हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस के आंदोलन से। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी थी, 3 चीजें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो प्रावधान है वो फ्रांस के रेवोल्यूशन से प्रभावित है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप इशू? सेकंड पार्ट 1 है द इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, एंड सेकंड पार्ट इज एक्चुअली अबाउट द इंडियन सिटीजनशिप। Sikkim was made a full-fledged state of Indian Union under 36th Constitutional Amendment Act of 1975। देखिए, सिर्फ यही बातें थी, आपको सिर्फ यही बातें पढ़नी थी और थोड़ी रिसर्च करनी थी। हर एक इशू पे कुछ 15 और 20 लाइंस इंटरनेट से सर्च करो और अपने सेल्फ स्टडी के तरीके को एम्पलीफाई करो थोड़ा सा अच्छे से। ये बातें थी यहाँ से। अब मैंने आपको सिर्फ दी है इसकी जानकारी, आपने पढ़ना कैसे इसको। इसमें ऑलमोस्ट सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल स्टडीज के, उसमें सारी चीजें आती हैं। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो विच फ्रीडम फाइटर फॉर्म्ड दी भारत नौजवान सभा, भगत सिंह। तो भगत सिंह से जुड़ी बातें 15 लिखो। ये जो 15 और 20 लाइन्स का जो क्राइटेरिया बनाओ, इसको एक सेपरेट नोट्स बनाओ, लिखो इनके बारे में। विच इंडियन लीडर वॉज एड्रेस्ड एज वन मैन बाउंड्री फोर्स बाय लॉर्ड माउंटबेटन? महात्मा गांधी। मे भी आपने जो बुक पढ़ी हो, स्पेक्ट्रम की पढ़ी है, अरिहंत की पढ़ी है, शायद महात्मा गांधी पे ही वो टिप्पणी आपने उस बुक में ना पढ़ी हो, तो आपकी रिसर्च काफी वाइडर होनी चाहिए। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, इससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं। तो आप भी थोड़ा डीपली इसके बारे में रिसर्च करना। हु कंपेयर्ड गांधी दांडी मार्च with historic march to Lord Ram to लंका? भगवान राम ने जिस तरह से लंका की ओर मार्च किया था मां सीता को लाने के लिए, इस मार्च के साथ भगवान राम का जो मार्च था, उस मार्च के साथ कंपेयर किया गया था दांडी मार्च को। किसके द्वारा? पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। विच फ्रीडम फाइटर इज रेफर्ड टू एज द हीरोइन ऑफ 1942 मूवमेंट? आई क्लेम यू, कई ऐसी बुक्स हैं जिसमें ये बात बताई ही नहीं गई हुई है। दैट इज वाई पीडी मैगजीन का ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये सिलेक्शन ऑफ इश्यूज आर सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो अरुणा असफ अली, शी वाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उनका नाम बहुत ही कम अच्छी बुक्स में आया है, ये मैंने कहीं सुना नहीं, तो ये चीज इसी ही मैगजीन में सुनने को आती है। अंडर विच डॉक्यूमेंट वॉज द सेपरेट इलेक्ट्रेट ग्रांटेड टू मुस्लिम्स? ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है। मुस्लिम्स या हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए अंग्रेजों ने एक तरकीब निकाली, मॉरल मिंटो रिफॉर्म 1909 का। एक वाइस रॉय, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया। इनका प्रयास था कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाए। डिवाइड एंड रूल की नीति तो आप समझते होंगे। अंग्रेजों ने हम पे शासन किया और डिवाइड एंड रूल को फॉलो करके। तो 1909 में उन्होंने एक नीति निकाली, बोल दिया उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स, सेपरेट इलेक्टोरेट, मैंने मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम वोट कर पाएगा, ताकि इंश्योर कर सकें कि लेजिस्लेचर के अंदर मुस्लिम एंटर कर पाए। एक तरह की बात मुस्लिम्स के अंदर डालने की कोशिश करी कि भाई हम आपके हितकारी हैं, क्योंकि आपके पॉपुलेशन काफ़ी कम है कंपेयर टू हिंदूस, और डेमोक्रेसी अगर आ जाती है तो स्वाभाविक है कि जो मुस्लिम है, सॉरी जो हिंदू है, वो मुस्लिम को वोट नहीं करेगा। ऐसी फीलिंग लाई गई। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस और आइडियाज हमेशा से हिंदू, मुस्लिम और तमाम तरह के धर्म के बीच में रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। प्रॉब्लम्स रही हैं, मगर उसको एम्पलीफाई किया ब्रिटिश ने अंडर दिस रिफॉर्म। और गांधी एंड ऑल द लीडर्स, तब गांधी इंडिया आए भी नहीं थे, पर गांधी जी ने भी इस पे टिप्पणी की थी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्केल पे जो नेशनल मूवमेंट है उसको डिवाइड करने का एक प्लान कर रहे हैं। ये बात यहां से
Which Indian leader introduced the Shivaji festival? Very, very important. And Lathi Club to instill the nationalist feeling among Indians. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर जब आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल एंड गणेश फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, तो ये महाराष्ट्र के अंदर मनाए थे बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, चाहे वो होम रूल लीग हो या स्वदेशी मूवमेंट हो, महाराष्ट्र पूना ये एरिया था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाल गंगाधर तिलक को मिली थी कि आप जो है संभालिए इसको और नेशनल फर्वर जो है उसको फैलाइए लोगों के बीच में. Now point is next, see, Mahatma Gandhi started his historic Dandi March in 12th March 1930. ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है वैसे तो. 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग बोलेंगे इसको हिंदी में, सिविल डिसोबीडियंस, आप सर्च करिएगा इसको हिंदी में क्या कहेंगे. तो सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये था कि अनफॉलो ऑल द ब्रिटिश लॉज, अनफॉलो ऑल द ब्रिटिश लॉज, कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेंगे, एक लॉ लेसनेस क्रिएट करेंगे. एंड गांधी ने कहा आई विल स्टार्ट दिस बाय ब्रेकिंग द लॉ माई सेल्फ. उन्होंने खुद सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी हमारे पास, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अर्ज किया कि आप सभी लॉ ब्रेक करिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहा है, सारे लॉज हमारे अगेंस्ट है, हमें कोई लॉ फॉलो नहीं करना है. तो एक लॉ लेसनेस की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी वहां पे. हु वाज द ऑथर ऑफ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जेम्स मिल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख. लोकहितवादी के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आते रहे. गोपाल हरि देशमुख. अब आप कहेंगे कि याद कैसे करें? लोकहितवादी किसको कहा गया? सिर्फ इतनी सी बात पढ़ोगे तो याद नहीं होगा. आप तभी जाएं गूगल पे, गोपाल हरि देशमुख के बारे में 30 बातें पढ़ें, एक कहानी से अपने माइंड में क्रिएट करें, तो फिर एक लाइन याद रहेगी आपको. सिंपली एक लाइन रट के एग्जाम याद रहेगी, इसकी कोई श्योरिटी होती नहीं. व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी के बीच में समझौता होता है, पैक्ट होता है, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था. डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HAS, CPSC एंड ऑल द एग्जाम्स जो कि इंडियन हिस्ट्री से पूछते हैं. इंडियन हिस्ट्री में HAS में ज़्यादातर आप जानते हैं कि डेट्स के ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है, मगर UPSC में ओपिनियन बेस, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया ये पार्ट है. Which eminent Indian freedom fighter was of the opinion that the original home of the Aryans was the Arctic region? जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ते हैं किसी बुक से, छोटी चाहे अरिहंत या लूसेंट की बुक क्यों ना हो, उन बुक्स पे भी आप देखेंगे कि जैसे ही आर्यंस के बारे में कहा जाता है तो उनका ओरिजिन कहाँ से था. कुछ 4-5 हिस्टोरियंस की ओपिनियन लिखी गई है, उसमें एक बाल गंगाधर तिलक की भी ओपिनियन है, जिनका मानना है कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे. तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है. द फर्स्ट सर्मन डिलीवर्ड बाय महात्मा गांधी. सर्मन होता है उपदेश. महात्मा गांधी ने सारनाथ में, जो कि बुद्धिज्म का एक हब है, सेंटर है, तो महात्मा बुद्ध ने जो डिलीवरी दी, अपना पहला सर्मन उपदेश दिया सारनाथ के अंदर, उसको बोलते हैं क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसे एग्जाम में आया है HAS अलाइड के अंदर कि धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या चीज थी. इट वॉज द फर्स्ट सर्मन, ये पहला उपदेश था जो महात्मा बुद्ध ने आफ्टर गेटिंग निर्वाणा, द अल्टीमेट नॉलेज, एनलाइटनमेंट के बाद दिया था सारनाथ के अंदर. सारनाथ लॉ एंड कैपिटल नेशनल एम्बलम के रूप में भी लिया हमने. इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर आप जानेंगे कि काफी चीजें हमने डिफरेंट ओरिजिन से ली हुई है. 4 राजपूत क्लैन मने कुल एसोसिएटेड विद दी राजपूत अग्निकुल थ्योरी आर चौहान, चालुक्य, परमार्स एंड प्रतिहारा. 4 राजपूत अग्निकुल जो थ्योरी थी राजपूतों की, तो किनको अटैच किया गया है? 4 तरह की राजपूत क्लैन हैं, कुल है उनको एसोसिएट किया है. निजामुल मुल्क असफ जा फाउंडेड
द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन विच ईयर? 1724। हैदराबाद आप जानते हैं बहुत रिच स्टेट रही है। आज बड़ी मेट्रो सिटीज में हैदराबाद का नाम भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट से लेके एडोब और तमाम तरह की एमएनसीज, बड़ी एमएनसीज हैदराबाद में एस्टैब्लिश्ड हैं। तो हैदराबाद को फाउंड किया था किसने? निजाम उल मुल्क असफ जहा 1724 के अंदर। द मोस्ट फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि अंडर जाप्ती सिस्टम इज रेफर्ड टू एज पोलास। तो अब आपको सर्च करना पड़ेगा कि जाप्ती सिस्टम क्या था। ये इसके बारे में रिसर्च करिए, कम से कम 6 लाइन्स तो हिस्ट्री में लिखो। बेशक हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा लाइन्स बनती नहीं, मगर फिर भी लिखिए आप इस बारे में। द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल इन पास्ट हर्षा पीरियड वाज फॉट इन द सिटी फॉर द सिटी नेम्ड। हर्षवर्धन के समय के बाद 3 पार्टीज, ट्रीपार्टाइट मींस 3 पार्टीज के बीच में स्ट्रगल हुआ था किस सिटी की? कन्नौज को पाने के लिए। जब पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया तो सबसे लास्ट फेज के अंदर गुप्त एम्पायर आती है। उसका लास्ट फेज है हर्षवर्धनम या हर्षा टाइम या हर्षवर्धन टाइम। तो लास्ट में एक लाइन लिखी है कि कौन सी सिटी थी कन्नौज के लिए 3 पार्टी के बीच में स्ट्रगल हुआ था। द लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज अरविडू डायनेस्टी। साउथ इंडियन जो एम्पायर थी विजयनगर एम्पायर। हमारी हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो जब भी विजयनगर एम्पायर के बारे में क्वेश्चन आते हैं कम ही बच्चे आंसर कर पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो, हाँ कुछ ऐसे बुक्स हैं तमिलनाडु बोर्ड के, उसमें एक चैप्टर पूरा है विजयनगर एम्पायर के ऊपर, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट इज़ वाई आजकल काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की जो हिस्ट्री के बुक्स हैं वो एचएस एलाइड के लिए बहुत बढ़िया हैं, वो पढ़नी चाहिए। Who erected astronomical observatory at Delhi, Jaipur, Banaras, Ujjain and Mathura in the 18th century? Astronomical observatory, अंतरिक्ष के अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स से लेके तमाम तरह की सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज इन जगहों पे बनाई थी। सवाई राम राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर, अम्बेर के राजा जयसिंह ने ही किया था, जो कि महान राजाओं में से एक। अब हाँ कंट्रोवर्सी काफ़ी है। अब देखिए हिस्ट्री में कोई भी पर्सन, पृथ्वीराज चौहान हो, मोहम्मद गौरी हो या बाबर से लेके औरंगजेब, इन सब को अगर हम कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया के साथ डिस्कस करेंगे तो कोई गलत या कोई सही के तौर पे डिस्कस करेंगे तो फिर हिस्ट्री ऐसे डिस्कस नहीं की जा सकती है। हिस्ट्री इज ऑलवेज अबाउट विनर्स। जीता कौन, उनके बारे में बातें कही गई। कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री में 2 ही लोग डिस्कस किए गए, जिन्होंने जीत कर अपने बारे में हिस्ट्री क्रिएट की है या जिन्होंने उनके बारे में लिख कर अपने आप को, कैसे पोइट थे, राइटर थे, जिनके नाम आज हम याद रखते हैं बिकॉज उन्होंने उस समय के राजाओं महाराजाओं के बारे में काफी डिटेलिंग में लिखा। ये बात है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डिड ग्रेट वर्क इन कैनल कंस्ट्रक्शन एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट? ये तो आप जानते हो, इरिगेशन या हाईवेज का काम या कैनल कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को इसकी क्रेडिबिलिटी दी जाती है ये काम करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस था। सिद्धू एंड कान्हू आर द लीडर ऑफ संथाल रिवॉल्ट। जो संथाल रिवॉल्ट है एक तरह का ट्राइबल रिवॉल्ट था ये अगेंस्ट ब्रिटिश। इसको आप पढ़ें और इसके बारे में 5-6 लाइन्स पक्का लिखें या कुछ एमसीक्यू सर्च करें। संथाल अपराइजिंग जो थी, संथाल मूवमेंट, रिवॉल्ट, उसके बारे में पढ़ें जरूर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आ रहा है वो इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिया का रहा है। हु इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? एग्जाम जब भी आप दें तो उससे बिल्कुल 1-2 महीना पहले कि मैगजीन में ये बातें पढ़ के जाए। मैं तो ये कहता हूं कि 12 महीने की जो मैगजीन है पीडी की, उसमें जो ये पोर्शन है उसको रिसर्च करो, बार बार देखो। मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चन यहां से इंस्पायर हो सकते हैं। काफी अच्छा सेक्शन है ये वाला। Who is the new Director General of Geological Survey of India? Dr. S. Raju.
who has been appointed as the new vice chairman of नीति आयोग, डॉक्टर सुमन के बैरी। नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं और वाइस चेयरमैन जो है वो डॉक्टर सुमन के बैरी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड टू इनेबल devotees to visit or do online darshan of 12 ज्योतिर्लिंगम and 4 धाम from any location। अब जानते हैं मौसम काफ़ी ख़राब है, बरसात का मौसम है और कई लोग यात्राएं करते हैं, दर्शन करते हैं, स्टैम्पीड होता है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको मैनेज करना मुश्किल है। गवर्नमेंट के लिए इतने श्रद्धालुओं को मैनेज करना सीरियसली मुश्किल। तो जो लोग दर्शन पाना चाहते हैं वो अपने घर में इंटरनेट पे टेम्पल 360 सर्च करो, गूगल पे जाओ, टेम्पल 360 सर्च करो, घर बैठे जितने ज्योतिर्लिंगम है, 12 हैं ज्योतिर्लिंगम और 4 धाम के दर्शन आप पा सकते हैं। ये ज़रूर है कि आप बिल्कुल वहाँ जाके जो फील लेते हैं, अगर आप में श्रद्धा है, बात अलग ज़रूर होती है, पर फिर भी यू कैन मैनेज इट। कई लोग ऐसे हैं सिर्फ ये करके भी वो मतलब सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं, इस तरीके से भी। तो जो भीड़ है वो कम हो जाएगी धार्मिक स्थानों पे। देखिए, फिनक्लूवेशन एन इनिशिएटिव टू कोलैबोरेट विद फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी, जो जैसे पेटीएम हो गया, भारत पे है, फोन पे है, तमाम तरह की फिनटेक कंपनी है। तो स्टार्टअप कम्युनिटी टू को क्रिएट एंड इनोवेट सोल्यूशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बढ़ाने के लिए जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया है, एक तरह का कोलैबोरेशन किया गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडिया के जो पोस्ट ऑफिस हैं एक तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाए गए हैं, उसको लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए। द टॉप थ्री कंट्रीज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी काफ़ी डिबेट हो रहा था रशिया और यूक्रेन के वॉर के समय पे भी, ज़्यादातर कंट्रीज कौन खर्च कर रही हैं अपने डिफेंस के ऊपर। तो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है? यूएसए है, फिर चाइना और फिर इंडिया। देखिए इंडिया का नाम भी आ गया है। इंडिया नंबर 3 पे है डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करने वाली कंट्री। विच एशियन कंट्री डिसाइडेड टू लॉन्च अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल विद द यूरोपियन यूनियन? इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पे आप 15 लाइन्स बनाओ। कई बार क्लासेस में ये पढ़ाई गई चीज़ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या चीज़ होती है। तो गवर्नमेंट ने बैंक को कई साल पहले नोटिफाई किया था कि कुछ सेक्टर्स को आप प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दिया करेंगे, क्योंकि ये वो सेक्टर हैं इकोनॉमी के जो ज़्यादातर उठ नहीं पा रहे हैं ऊपर, तो इनको लोन या क्रेडिट की ज़्यादा ज़रूरत है इनको ऊपर लाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा हुआ है। कुछ 50 लाइन के बारे में प्रिपेयर करो। द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एंड नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस एंड नेट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये काफ़ी लेंथी डिस्कशन है, पर आप लोग नेट पे जाओ, सर्च करो ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड। नेट और ग्रॉस के बीच का जो डिफरेंस है हम उसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। इसको रट्टा ना मार के आप थोड़ा डिटेलिंग करें। फर्स्ट चैप्टर होता है किसी बुक के अंदर इकोनॉमी का, GVA, GDP, तमाम तरह की चीज़ें। इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक किसने लॉन्च किया था? एयरटेल ने। फर्स्ट पेमेंट बैंक, ऑनलाइन पेमेंट बैंक एयरटेल ने लॉन्च किया। तो एयरटेल ने अपना, एयरटेल के बाद फिर जियो भी आया, तमाम तरह की कंपनीज आई, पर फर्स्ट जो पेमेंट बैंक था वो एयरटेल का था। अंडरस्टैंड दिस। आगे हम बढ़े, इसमें ज्योग्राफी की हम डिस्कशन करते हैं। तीसरा रिवर जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। एनी विंड ब्लोइंग डाउन टू द स्लोप ऑफ अ माउंटेन, हम उसको कैटाबैटिक विंड कहते हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट आर लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। सिंपल मानने आप वन लाइनर है ज्योग्राफी के अंदर। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, विंध्याचल एंड सतपुड़ा इंडिया में, एंड सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान की है, ये किसका एग्जाम्पल है? देखिए माउंटेन कई तरह के होते हैं, तो ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। आप नेट पे सर्च करो कि टाइप्स ऑफ माउंटेन फॉर्मेशंस,
आपको 20 लाइन्स प्रिपेयर करनी है इसके ऊपर। तो ये ब्लॉक माउंटेन क्या होती है और ब्लॉक माउंटेन का हिस्सा क्यों है? गैनीमेड द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये किसका सैटेलाइट है? तो जुपिटर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली नासा ने इसको अनवेल किया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड? द एंडेस। नेट पे जाओ, सर्च करो गूगल पे, एंडेस माउंटेन रेंज को ग्राफ के जरिए, मैप के जरिए अंडरस्टैंड करो। The Andes mountain range है, very very important. The concept of ice age was propounded by Louis Agassiz. The hill situated closer to Kanyakumari are Cardamom Hills. तो ज्योग्राफी के थोड़े मतलब 90% क्वेश्चन ऑब्वियस हैं, कोई पर्सन थोड़ी सी स्टडी से ही इनके आंसर कर सकता है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं और कुछ ऐसे। तो रानीगंज कोल माइंस, रानीगंज जो कोल माइन सबसे बड़ी कोल माइन कह लीजिए आप, धनबाद और रानीगंज काफ़ी बड़ी कोल माइंस हैं, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। रानीगंज वाली, धनबाद तो वेस्ट बंगाल में नहीं है मगर रानीगंज है। दी शॉम्पेन्स आर दी वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार आप जानते हैं जो आइलैंड है, यहाँ पे काफ़ी ट्राइबल लोग रहते हैं। ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं कि जो काफ़ी खतरनाक भी हैं। तो जो शॉम्पेन्स हैं वो कहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी है? वेरी वेरी, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा। चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है अगर आप उसको देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन के अंदर द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, हम क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो साइंस के नहीं है वो सोचें भी ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो बस वही है। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, रिडक्शन क्या होती है एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है, जो प्रोसेस है 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर एनसीईआरटी में, तो ये सारा बताया है, सारा खेल इसमें। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ग्रीन कोटिंग, रस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? करोजन, इजी है। स्टिबनाइट किसका ओर है? एंटीमनी का। एंटीमनी का जो ओर है वो स्टिबनाइट है। The image formed by the astronomical telescope is real and diminished. अब वही बात है कि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसकी जो इमेज होती है, रियल इमेज मतलब यही होता है कि जैसे whenever you make any lens and जब लाइट रे स्ट्राइक करें एंड स्ट्राइक करने के बाद when इनका जो सपोज जो इनका जो फोकस है अगर वो रियल में बनता है तो इमेज रियल होती है। डिमिनिश मीन्स स्मॉल हो गई है, छोटी हो गई हैं, वो डिमिनिश, मैग्नीफाई मीन्स बड़ी बन गई है। अब ये वही बात है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो क्या हमें उसके ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कनकेव है या कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बाद फिर सारी बातें होगी। अ मॉलिक्यूल इन प्लांट्स कंपेरेबल टू हीमोग्लोबिन इज क्लोरोफिल। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में जो काम हीमोग्लोबिन करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वैसा प्लांट में कौन काम करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अंडरस्टैंड करिए इसको। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए काफ़ी अच्छी कैटेगरी है इसमें। अ लिक्विड स्टर्ड बाय स्टरिंग, जब किसी लिक्विड को स्टर करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, इज बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। Which scientific law is applied in the act of cleaning a carpet by beating it with a stick? जब हम किसी कारपेट को साफ करते हैं तो झाड़ते हैं, यूं करते हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस है जिससे कि जो डस्ट है वहां से निकल जाती है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एनी बॉडी विल वांट टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एनी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हम करते हैं तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। हम कारपेट मूव करते हैं तो डस्ट पार्टिकल वहां से बाहर निकल आता है। अ गैस विच बिहेव एज अ आइडल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। आइडल गैस क्या होती है ये रिसर्च करिए आप। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। कार्बन का आइसोटोप्स ग्रेफाइट एंड डायमंड। Which method of water purification does not kill microorganisms? Filtration. Filtration से microorganism kill नहीं होते हैं, नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है जो कि ज्योग्राफी का ही कह लीजिए आप।
ज्योग्राफी का ही पोर्शन समझिए इसको। एग्रीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है बेंगलुरु में कब बना था? 1967 में। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो पीएच रेंज है एल्कली या सॉडिक सॉइल की वो 8.5 से लेकर 10 तक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिडिटी कितनी है वहां से मालूम चलता है। साबरमती, ताइचुंग और नेटिव एंड हंसा ये राइस की कैटेगरी हैं जो काफ़ी हाई यील्डिंग है, काफ़ी हाई यील्डिंग राइस है ये। ग्रे रेवोल्यूशन किसके बारे में था? ये किससे बिलोंग करता है? फर्टिलाइजर, जो उर्वरक है उनकी प्रोडक्शन के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज एग्जांपल ऑफ सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये बहुत ही समय पहले जंगल में, फॉरेस्ट में ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी किया करती थी, जिसको बाद में अंग्रेजों ने बैन कर दिया था फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत बाद में जाके। सिंगल सुपर फॉस्फेट एग्जांपल ऑफ स्टेट फर्टिलाइजर। पोमोलॉजी इज कॉमनली नोन एज fruit cultivation. Pomology. Which type of soil is sometimes referred to as self-mulching soil? Black soil. Phytologhy, disease caused by mycoplasma belong to till Sisima. Calcium rich soils are commonly known as the pedicles. तो खैर ये कुछ चीज यहाँ से। अब और भी सेक्शन है, एनवायरनमेंट का भी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको देखें। काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, जैसे एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है यहाँ से। फिर देखिए यहाँ से एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, जो टीजीटी, टेट, जेवीटी पढ़ते हैं उनके लिए ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं मानता हूँ इसको। हाँ, ये जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, स्पोर्ट्स और गेम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। मिसलेनियस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस वाला सेक्शन। मिसलेनियस से काफ़ी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। ऐसे मैं अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट करूँ तो विच मेजर ग्लोबल पावर वो सस्पेंडेड फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो ये रशिया है। इसको रशिया ने जो यूक्रेन पे हमले किए उसको यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया है। विच साउथ एशियन कंट्री अनाउंस्ड अ प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट ऑन इट्स फॉरेन डेट। श्रीलंका की जो हालत हो गई है, जिसके फॉरेन डेट है, ज़्यादातर वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थी, तो प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट। अब आपका काम क्या है कि प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट के बारे में 6 से लेकर 7 बातें पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके ऊपर पक्का एचपीएस में इस बार क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। प्रीएम्प्टिव डिफॉल्ट क्या है, व्हाट्स मीनिंग, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा इकोनॉमिक सेक्शन से। द फर्स्ट एवर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज इन गांधीनगर, गुजरात। आयुष एक मंत्रालय है, कहीं न कहीं ये योगा से लेके तमाम तरह की जो आयुर्वेदिक प्रणाली है उससे जुड़ा हुआ है। रीता फारिया आप जानते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो मिस वर्ल्ड बनी थी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच अफ्रीकन कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज अबैसिनिया, इथोपिया। जैसे आप देखेंगे जो जब अंग्रेज़ों का इंडिया पे शासन था तो इथोपिया को इस नाम से जानते थे। A personal computer which uses a number of chips mounted on a circuit board is called motherboard. Motherboard वही है जिसमें कि ज़्यादातर नंबर ऑफ चिप्स मीन्स वर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स, इनको स्मॉल स्केल के ऊपर माउंट किया जाता है, चिप के ऊपर, एंड चिप को फर्दर माउंट किया जाता है एक प्रिंटेड सर्क्यूट बोर्ड पे जो मदरबोर्ड होता है। एंथोफोबिया इज द फियर ऑफ फ्लावर्स। एंथोफोबिया, फ्लावर से फिर होना। गौड़ी, कर्मा, दंगला एंड तापली नवरानी आर पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ छत्तीसगढ़। फोक डांसेस पक्का एग्जाम में आते हैं। अगर आप एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फोक डांसेस जितने भी हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश, जितने भी हैं, ज़्यादातर जो फोक डांसेस हैं आप उनको याद कर लीजिए। Xinhua इज द न्यूज एजेंसी ऑफ चाइना। Xinhua न्यूज एजेंसी है चाइना की। हु इज पॉपुलरली नोन एज द बार्ड ऑफ अवॉन, विलियम्स शेक्सपियर। तो इसको मैंने फिनिश किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये वाला सेक्शन एक वीक दो, इसको एक वीक दो, इसके बारे में पूरी रिसर्च करो। मेरा विश्वास है कि आप 12 महीने की मैगजीन पढ़ोगे, एग्जाम से पहले जो 12 मंथ्स
मैंने हर मंथ ये प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती है पढ़िए इसको आप, ये वाला सेक्शन स्टैटिक वाला, बाकी सारे पढ़िए। इसमें करंट अफेयर भी है, इसमें कई ओल्ड पेपर्स भी सॉल्व किए गए हैं, इसमें कई तरह के सेक्शंस हैं इसके अंदर, बट ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाह रहा था, और आप इस तरीके से कवर करेंगे जैसे मैंने आपको कहा है। चलिए, आपकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करिए, एंड MCQs बेस हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं PD मैगजीन से। शिवाना IAS अकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और PD बेस मैगजीन पे जो टेस्ट बनते हैं MCQ बेस, वो अटेम्प्ट करिए। कुछ ही समय बचा है हमारे पास HPS के लिए, अटेम्प्ट इट वेल। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।